कसाब को फांसी कब हुई? कसाब को फांसी हुई थी, जब हुई थी 21 नवंबर 2012, तब कसाब को फांसी हुई थी। यूपीए की सरकार थी उस वक्त। नवंबर 2012 से फेब 2013 के बीच, इसके बीच कसाब की फांसी के बाद 4 चुनाव हुए। 4 चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस, जिसके राज में कसाब को फांसी हुई थी, उस 4 में से 3 चुनाव हारी। तो अगर किसी आतंकी को फांसी दे देने भर से अगर वोट मिलने लगते तो क्यों हारी? भाई दिसंबर 2012 में गुजरात हारी और उसके बाद त्रिपुरा और नागालैंड हारी। त्रिपुरा और नागालैंड हारी। ये 2013 में ये दोनों हारे और ये 12 में। तो क्यों 3 चुनाव हार गए आप? अगर कसाब को फांसी देने के बाद आपको वोट क्यों नहीं मिला? पूछिए। इंडी गठबंधन की कोशिश यही है कि तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का क्रेडिट कहीं से मोदी को ना मिल जाए और इसके लिए पूरा इकोसिस्टम सक्रिय हो गया है। कांग्रेस के नेता तो बयान दे ही रहे हैं, वो नेता भी बोल रहे हैं जो पहले कांग्रेस में थे, जैसे कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि तहव्वुर राणा को भारत लाने की बुनियाद तो यूपीए सरकार ने रखी। सुनिए कपिल सिब्बल को। यूपीए सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं। तो उन्होंने प्रयास करके, डिप्लोमेटिकली प्रयास करके, एनआई की इन्वेस्टिगेशन टीम भेज के, अरेस्ट वारंट इशू करके, चार्जशीट फाइल करके आगे इसको बढ़ाया और अपनी सरकार को मैं मुबारक देना चाहता हूं कि उनके भी जो एफर्ट्स हैं उनको सक्सेस मिली और आज तहव्वुर राणा यहां है। मतलब जिस राज्य में अभी नरेंद्र मोदी की सरकार में तहव्वुर राणा लाया गया, ट्रंप से बात हुई, उसके बाद यह सब हुआ, उन नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। लेकिन इनके समय में कुछ प्रयास भी हुआ था जिसका कोई रिजल्ट नहीं आया, वो क्रेडिट कांग्रेस को जरूर मिल जाना चाहिए। कांग्रेस के कुछ नेता तो तहव्वुर राणा पर सेंटिमेंटल भी होते दिख रहे हैं। पृथ्वीराज चव्हाण जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो तहव्वुर राणा को इंसाफ का अधिकार देने की बात कर रहे हैं। पृथ्वीराज चव्हाण कह रहे हैं कि जैसे कसाब को वकील दिया गया था, वैसे ही राणा को भी वकील मिले और पूरे लीगल प्रोसेस के साथ उसे सजा दी जाए। भारत में कंगारू कोर्ट नहीं चलेगा। सुनिए पृथ्वीराज चव्हाण को। हमारी मांग है कि जिस तरह से अजमल कसाब के खिलाफ पूरे भारत के कानून के अंतर्गत जो पूरा मुकदमा चला है, कसाब को पूरा अपना बचाव करने का, अपने वकील देने का पूरा अधिकार था, उसने वकील दिए, उसको पूरा अपील करने का मौका मिला हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उसको सजा हुई। तो इसी तरह से राणा का जब ट्रायल होगा, उसका जब मुकदमा चलेगा, तो इसी तरह से उसको पूरा कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे देश में कांगारू कोर्ट नहीं चलेगा। कांग्रेस के नेता का बयान सुनिए। ऐसा लग रहा कि कहीं तहव्वुर राणा निर्दोष ना हो, उसको गलत तरीके से फांसी वासी ना हो जाए। अरे भाई, सब प्रक्रिया से ही होगा। उसको अमेरिका में ऑलरेडी सजा हो चुकी है, दोषी है वो, आरोपी नहीं है। ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि यूपीए सरकार मुंबई हमले के आरोपियों को सजा दिलाने में कितनी एक्टिव थी। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। अगर कांग्रेस और यूपीए सरकार इतने ही गंभीर थे तो इस तरह की खबरें नहीं छपी होती। 2008 में मुंबई हमले के बाद एक खबर छपी थी जिसमें कहा गया था कि मुंबई अटैक के दौरान राहुल गांधी दिल्ली में पार्टी कर रहे थे। यह खबर एक प्रतिष्ठित अखबार में छपी थी। अब आप सोचिए कि कांग्रेस देश की सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर कितनी गंभीर थी। कोई कन्हैया कुमार से पूछे, लाज आती है कि नहीं ऐसे रिपोर्ट्स देखकर। आप यह भी देखिए कि मुंबई अटैक के बाद भारत पर बहुत दबाव था कि वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे। जनता की तरफ से प्रेशर बढ़ रहा था कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया। मुंबई अटैक के 1 साल बाद ही 2009 में काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मनमोहन सिंह वॉशिंगटन गए थे। वहां पर मनमोहन सिंह से यही सवाल किया गया था कि दबाव के बाद भी पाकिस्तान पर एक्शन नहीं लिया, क्या यह ठीक फैसला था? इस पर मनमोहन सिंह ने खुद कहा कि उन्होंने दबाव का सामना किया और पाकिस्तान पर एक्शन नहीं लिया और यह एकदम सही फैसला था। सुनिए तब के प्रधानमंत्री को। Well, let me say there was enormous pressure on me at that time
I resisted that pressure, and I think the decisions that I and our government took was unbalanced. यानी इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री भी था जो ये मान रहा है कि 26/11 जैसे आतंकी हमले के बाद मेरे पे प्रेशर था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सही फैसला लिया, कुछ नहीं करके। मुंबई हमले के वक्त यूपीए सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही थी। ना हमला रोक पाई, ना गुनहगारों को पकड़ पाई, पाकिस्तान को ना सबक सिखा पाई। और पीएम मोदी आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर आए तो उस पर भी कांग्रेस के नेता क्रेडिट लूटने के लिए धक्का मार गए। हट, मुझे लेने दो क्रेडिट। आप देखिए कि विदेश से भारत के दुश्मनों को लाने में मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है। ये आंकड़े ही सारी कहानी बता देंगे। अगर आप देखेंगे कि प्रत्यर्पण को लेकर क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रत्यर्पण किसके समय में कितने प्रत्यर्पण हुए, 2008 से 2013 के बीच में कुल कितने प्रत्यर्पण हुए, 16। यह यूपीए की सरकार का बता रहा हूं। और अब आप देखिए 2019 से 2024 के बीच में कितने प्रत्यर्पण हो चुके हैं, जिसमें 2 साल कोरोना भी था। 23 प्रत्यर्पण हो चुके हैं अपराधियों के। यह फर्क है दोनों सरकारों के बीच। तहव्वुर राणा की बात करते हुए विपक्ष के नेता यह भी पूछ रहे हैं कि विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़े गैंगस्टर को मोदी सरकार कब लाएगी। मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से बड़े अपराधी हैं जिनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है। जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, इनके प्रत्यर्पण की अर्जी यूके को दी जा चुकी है। पिछले साल दिसंबर में ही G20 की मीटिंग के दौरान खुद पीएम मोदी ने यूके के पीएम से इन्हें जल्द से जल्द, यानी नीरव मोदी और विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए कहा था। लॉरेंस बिश्नोई के भाई गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण की अर्जी अमेरिका को दी गई है। जहां तक खालिस्तानियों की बात है, भारत ने कनाडा से लखबीर सिंह लांडा और अर्शदीप सिंह जैसे खालिस्तानियों के प्रत्यर्पण की अर्जी भी लगा रखी है। अक्टूबर 2024 में ही MEA ने खुद बताया था कि भारत ने कुल 26 खालिस्तानियों की रिक्वेस्ट कनाडा को दी हुई है, लेकिन उसमें से केवल 5 पर कनाडा ने एक्शन लिया है। और यह भारत की रिक्वेस्ट करीब 1 दशक से पेंडिंग है, यानी ट्रूडो की शह न मिलती तो इन खालिस्तानियों का हिसाब भी हो चुका। यानी आपराधिक क्राइम से जुड़े भगोड़े हों या गैंगस्टर या आतंकी, नरेंद्र मोदी की सरकार भारत को नुकसान पहुंचाने वाले हर अपराधी को भारत लाने की कोशिश कर रही। तहव्वुर राणा कोई अकेला व्यक्ति नहीं है जिसे प्रत्यर्पण करके दूसरे देश से यहां लाया गया है। पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार कई वांटेड लोगों को पकड़कर लाई। जैसे साल 2020 में अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी को साउथ अफ्रीका से गिरफ्तार किया गया, सेनेगल से उसे भारत लाया गया, वो 200 केसेस में वांटेड था। इसके अलावा साल 2015 में दाऊद इब्राहिम के करीबी छोटा राजन को इंडोनेशिया से लाया गया था। साल 2018 में ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम में क्रिश्चियन मिशेल को UAE से लाया गया। ये वो बड़े नाम हैं जो मोदी सरकार के वक्त विदेश से लाए गए। तहव्वुर राणा पर राजनीति के चैप्टर के बाद आपको बताता हूं कि NIA की रिमांड में तहव्वुर राणा क्या क्या राज उगल सकता है या उगल रहा। सबसे पहले आपको कल रात की वो तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए जब तहव्वुर राणा को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया। तहव्वुर राणा को भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। काफिले में बख्तरबंद गाड़ियां थी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम थी और इस काफिले में पुलिस की वैन थी। माना जा रहा है कि एक सामान्य कैदी के तौर पर तहव्वुर राणा को इसी वैन में लाया गया। कल रात को करीब 2 बजे पटियाला हाउस कोर्ट ने तहव्वुर राणा को 18 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। NIA ने कोर्ट को बताया कि मुंबई हमले से जुड़ी बड़ी साजिश का सच सामने लाने के लिए राणा से पूछताछ की जाएगी, इसलिए NIA को राणा की कस्टडी सौंप दी गई। तहव्वुर राणा अब अगले 18 दिन तक NIA के रिमांड में रहेगा। तहव्वुर राणा से क्या क्या सवाल होंगे इसकी भी लिस्ट तैयार है। जैसे 26 नवंबर 2008 के दौरान तुम्हारी लोकेशन क्या थी, 8 नवंबर 2008 से 21 नवंबर 2008 के दौरान तहव्वुर राणा तुम इंडिया क्यों आए थे, भारत में रहने के दौरान तुम किस किस से कहां कहां मिले। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि भारत में भी इसके कौन कौन साथी हैं वो पता चलेगा। डेविड कोलमैन हेडली को कब से जानते हो, उसको फेक वीजा देकर भारत में क्यों भेजा था। लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद को कैसे जानते हो और हाफिज से तुम्हारी पहली बार मुलाकात कब और कहां हुई थी। तुमने लश्कर तैयबा की मदद कैसे की थी, मदद करने के बदले में लश्कर ने तुम्हें क्या दिया। पाकिस्तानी आर्मी और ISI तुम लोगों की मदद कैसे करती है। टारगेट पर हमले की इंस्ट्रक्शन क्या तुम्हें ISI देती है। ISI की प्लानिंग क्या थी, जिन जगहों पर हमले हुए वो ही टारगेट थे या भारत के कुछ और निशान टारगेट भी थे जिनको तुम पूरा नहीं कर पाए। हमलों में ISI की तरफ से सिर्फ मेजर इकबाल और समीर अली शामिल थे या कुछ और बड़े अधिकारी भी शामिल थे। आतंक फैलाने की प्लानिंग को फाइनेंस कौन करता है,
क्या आईएसआई के अलावा पाकिस्तान सरकार को भी आतंकी हमलों की जानकारी थी? यानी तहव्वुर राणा जैसे जैसे जवाब देगा, भारत में उसके साथी, आईएसआई के साथी, पाकिस्तान के साथी एक्सपोज होंगे और पाकिस्तान दुनिया के सामने एक्सपोज होगा। तहव्वुर राणा से पहली दौर की पूछताछ शुरू हो चुकी है। खबर है कि एनआईए जांच के दौरान तहव्वुर राणा को मुंबई ले जा सकती है। उसे उन जगहों पर भी ले जाया जा सकता है जहां वो साल 2008 में हमले से ठीक पहले गया था। तहव्वुर राणा से किस तरह पूछताछ हो रही है, उसके एनआईए हेडक्वार्टर में कैसे उसे रखा गया है, इसकी डिटेल भी आपको बताता हूं। खबरों के मुताबिक दिल्ली में एनआईए हेडक्वार्टर में ग्राउंड फ्लोर पर राणा को रखा गया है। उसे 14x14 के स्पेशल सेल में रखा गया है। सेल में सीसीटीवी लगा हुआ है, बेड है, टॉयलेट है। तहव्वुर राणा से आज सुबह 10 बजे पूछताछ शुरू हुई। एनआईए के इंटरोगेशन रूम में भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। एनआईए हर दिन तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी। वो जो भी बताएगा उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। वो कस्टडी के दौरान नुकसान न पहुंचाए खुद को, इसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है। तहव्वुर राणा जैसे आतंकी को अमेरिका से भारत लाना आसान नहीं था। इसमें कई खतरे थे, क्योंकि तहव्वुर राणा वो आतंकी है जो पाकिस्तान के सारे राज खोल सकता है। इसलिए उसकी जान को बड़ा खतरा था। तहव्वुर राणा को सुरक्षित अमेरिका से लाने के लिए टॉप सीक्रेट मिशन ऑपरेशन राणा चलाया गया। राणा को अमेरिका से लाने के लिए स्पेशल टीम भेजी गई। इस टीम में एनआईए के अधिकारी और एनएसजी कमांडोज थे। राणा को एक स्पेशल एयरक्राफ्ट में लाया गया। दावा किया जा रहा है कि उसे सुरक्षित लाने के लिए पूरे रास्ते एनआईए के अधिकारी उसका हाथ पकड़कर बैठे हुए थे ताकि वो खुद को कोई चोट ना पहुंचा सके। फ्लाइट के दौरान सुरक्षा एजेंसियां पूरे ऑपरेशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रही थी। जब उसे दिल्ली लाया गया तो यहां भी सिक्योरिटी से जुड़े लोगों को फोन किए गए ताकि किसी की तरह की कोई जानकारी, उन जो सिक्योरिटी के लोग थे उनसे फोन ले लिए गए ताकि किसी को कोई जानकारी लीक ना हो सके। मीडिया से दूरी बनाने के लिए उसे एयरपोर्ट से दूसरे गेट से नॉन ट्रांसपेरेंट जेल वैन से ले जाया गया। यानी कुल मिलाकर जब तक तहव्वुर राणा एनआईए हेडक्वार्टर नहीं पहुंच गया, तब तक देश की सुरक्षा एजेंसियों ने चैन की सांस नहीं ली। अब एनआईए की कस्टडी में तहव्वुर राणा अपनी जुबान खोलेगा तो बड़े खुलासे होंगे। लेकिन अब अमेरिका के न्याय विभाग ने एक खुलासा किया है, जिसके मुताबिक तहव्वुर राणा ने मुंबई अटैक के दौरान मारे गए लश्कर आतंकवादियों की तारीफ की थी। तहव्वुर राणा ने डेविड हेडली से कहा था कि भारत के लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। राणा ने कहा था कि मारे गए आतंकियों को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान हैदर दिया जाना चाहिए। निशान हैदर पाकिस्तान का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है और सिर्फ सैनिकों को दिया जाता है। यानी इस तहव्वुर राणा की नजर में वो आतंकी पाकिस्तान के सैनिकों से कम नहीं थे। हालांकि उसका थॉट प्रोसेस ठीक ही है, क्योंकि वहां पे सैनिक जो है वो आतंकी ही टाइप है। लेकिन आप उसकी सोच देखिए, उसको लगता था कि भारत में लोगों को तो मर ही जाना चाहिए, ठीक हो रहा है। उसकी पैठ सोचिए सेना में वहां कितनी थी पाकिस्तान में। इसलिए तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण सिर्फ उसे सजा दिलवाने का काम नहीं करेगा, बल्कि पाकिस्तान के रोल को भी बेनकाब करेगा और पाकिस्तान के जो प्यादे भारत में हैं उनका भी चेहरा सामने आ सकता है।